इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट itself against इन्फेक्शन, राइट। इन्फेक्शन या हम बोल सकते हैं पैथोजन। जाहिर सी बात है, जो भी आपको इन्फेक्शन होगा वो नॉर्मली पैथोजन से ही होगा। तो बॉडी की वो काबिलियत, वो कैपेबिलिटी जिसमें बॉडी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है अगेंस्ट डिज़ीज़ और इन्फेक्शन और डिज़ीज़ कॉजिंग पैथोजन, राइट। अब ये इम्यूनिटी आती कहाँ से है, यानी ये कैपेबिलिटी आती कहाँ से? तो ये कैपेबिलिटी आती है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की वजह से, है ना। किसकी वजह से? इम्यून सिस्टम। व्हाट इज़ द इम्यून सिस्टम? सिंपल भाषा में बोले हम तो सिस्टम हमारी बॉडी का, द सिस्टम विच प्रोवाइड इम्यूनिटी। ठीक है, ऐसा सिस्टम हमारे शरीर का जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे शरीर के और सिस्टम हैं, लोकोमोटरी सिस्टम हो गया, लोकोमोशन में मदद करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हो गया, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करेगा। नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करने में मदद करेगा। सेंसरी सिस्टम सेंस करने में मदद करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने में मदद करेगा। ये सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली इम्यून सिस्टम भी है। तो दूसरे सिस्टम की तरह से ये सिस्टम भी अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बने होगा। ठीक है, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड से, हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर बनता है। उसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये भी अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इन कंपोनेंट्स को हम लोग अलग अलग तरह से समझते हैं। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट्स की बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल में बना हुआ है ये वीडियो, तो इसको हॉरिजॉन्टल व्यू में देखिएगा तो शायद थोड़ा अच्छा सा आपको दिखेगा। ये उस तरह से हॉरिजॉन्टल में, सॉरी वर्टिकल बना, नॉट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में कोशिश कर रहा था तो बन नहीं पाया। तो इसी तरह से देखते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें, इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट क्या है, तो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट में नंबर 1 आपका आएगा कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स आएंगे। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टर्म यूज़ होगा क्योंकि इनमें लिम्फोसाइट बनते हैं और ऐसे ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। और 2 हैं हमारे पास, एक तो है बोन मैरो और दूसरा है थाइमस ग्लैंड। तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो सर्टेन लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज़ भी आप कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे स्प्लीन है। ठीक है, स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो टॉन्सिल्स हैं, राइट, टॉन्सिल। इसके अलावा पेयर पैचेस हैं और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अपेंडिक्स भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया टिश्यूज़। उसके बाद एक और यहीं पर है, उसको हम लोग लिख देते हैं माल्ट। माल्ट मतलब हो गया म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़, राइट। इसके बाद कंपोनेंट्स में तीसरा पॉइंट हमारा है सेल्स। कौन सी सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम में मेन रोल प्ले करती हैं? तो यहाँ पे मैं सीधे WBC लिख देता हूँ। WBC में भी कई टाइप्स आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स हो गया, इसके अलावा लिम्फोसाइट्स हो गए,
लिम्फोसाइट्स में ध्यान रखना है हमको कि दो तरह की लिम्फोसाइट, एक तो टी लिम्फोसाइट सेल होंगी और दूसरी बी लिम्फोसाइट सेल होंगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। इसके अलावा एक तीसरी सेल भी यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, मोनोसाइट्स, राइट। फोर्थ पॉइंट पर यहाँ पर सल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं। इन सल्यूबल मॉलिक्यूल्स में बस एक ही नाम याद रखिए, काफ़ी है, एंटीबॉडीज़, जिनको आगे हम लोग पढ़ेंगे, एंटीबॉडीज़, ठीक है, जिनको हम लोग इम्यूनोग्लोब्युलिन भी कहते हैं शॉर्ट में। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, राइट। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है इम्यूनोलॉजी। व्हाट इज़ द इम्यूनोलॉजी? तो सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ओवरऑल स्ट्रक्चर, राइट, एंड फंक्शंस। किसका स्टडी आप कर रहे हो? स्ट्रक्चर का और फंक्शन का। और एक्चुअल में किसका हो रहा है ये स्टडी ऑफ फंक्शन? आपके इम्यून सिस्टम का। जो भी पीछे हम लोगों ने बात किया कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये किससे मिलकर बना होता है। तो ओवरऑल आप पूरे इम्यूनोलॉजी में ओवरऑल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन कैसे काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम, इसके बारे में स्टडी करना कहलाता है इम्यूनोलॉजी। दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, राइट। नेक्स्ट, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो हैं उनका नाम जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो है एडवर्ड जेनर, ठीक है। कौन है? एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर। अगर मैं गलत होता हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके सही नाम बताइएगा। तो एडवर्ड जेनर इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। नाउ अब अपने पास बात करते हैं कि कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है हमारे शरीर में, जो हमारे सिलेबस में दिया है, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, राइट, कितने प्रकार की इम्यूनिटी थी। तो एक इम्यूनिटी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, या इसके और भी कई सारे नाम हैं। इसे हम लोग नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, या इसको हम लोग नॉन एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है, नॉन एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। और ये इम्यूनिटी जो होती है, दिस इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। अच्छा, एक चीज़ पीछे छूट गई थी, जो हमारी मैं बैक कर देता हूँ, जो हमारी सेल्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, WBC है, मेन न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और लिम्फोसाइट में उन्होंने T सेल और B सेल लिखा था। तो ये ध्यान रखिएगा कि नेचुरल किलर सेल भी दी हुई है NCERT में, वो भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इम्यून सिस्टम का, ठीक है। तो वापस आते हैं हम लोग। तो ये ऐसी इम्यूनिटी है जो कि बाय बर्थ होती है, और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी टाइप की इम्यूनिटी के बारे में। तो हमारी दूसरी जो इम्यूनिटी है उससे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसका स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक है तो इसका हो जाएगा स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या इसे हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी कहेंगे, राइट। अब इसकी ख़ास बात क्या है? दिस इज़ डेवलप ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन,
ठीक है, इन्फेक्शन या मैं यहाँ पे पैथोजन लिख देता हूँ। मतलब ये जो इम्यूनिटी है जिसे एक्वायर इम्यूनिटी हम लोग कह रहे हैं, ये एक्वायर इम्यूनिटी ये डेवलप होगी जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है किसी पैथोजन से, तब ये डेवलप होती है। लेकिन वहीं इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी आपको बाई बर्थ मिल रही है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बैक्टीरिया या किसी वायरस का इन्फेक्शन होगा तो ही ये डेवलप होगी, ठीक है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम लोग इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग बैरियर्स में डिवाइड किया गया है। इसके जो बैरियर्स हैं, तो इन बैरियर्स को एक तो हम लोग बोलते हैं, जो एनसीईआरटी वाइज है उस पर बात करते हैं, एक है फिज़िकल बैरियर और दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा बैरियर की अगर हम लोग बात करें तो वो बैरियर हमारा हो जाता है सेलुलर बैरियर। चौथा हो जाता है साइटोकाइंस बैरियर, राइट। और वहीं अगर एक्वायर इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर इम्यूनिटी के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, दिस इज़ रिलेटेड टू बी लिम्फोसाइट एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज़ रिलेटेड टू टी लिम्फोसाइट, ठीक है। इनको आगे हम लोग समझेंगे और डिटेल में। फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं इन बैरियर्स की, एंड दीज बैरियर्स आर रिलेटेड टू आवर इनेट इम्यूनिटी, ओके। तो बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी कौन कौन से हैं, या हम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं इनेट इम्यूनिटी के, राइट। तो ये ध्यान में आपको रखना है। आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, जब कंप्लीट कर लूँ मैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके पास एक नोट्स भी रहेगा रिवीजन करने के पर्पज़ से। तो इनेट इम्यूनिटी के बैरियर की अगर बात करें तो पहला बैरियर अभी हम लोगों ने पीछे लिखा है फिज़िकल बैरियर, ठीक है। क्या है? फिज़िकल बैरियर। तो फिज़िकल बैरियर में क्या क्या आता है? एक तो हमारा स्किन आएगा, ठीक है। नंबर 1 पे हमारा स्किन आएगा। इसको नंबर 1 करते हैं, इसको रोमन में नंबर 1 कर देते हैं, स्किन। तो स्किन जो है ये हम लोग जानते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन है, या ऐसे बोल सकते लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है ना। तो अगर आपका स्किन कहीं से कटा हुआ नहीं है, मतलब अनकट स्किन है या अनब्रोकन स्किन है, तो अनब्रोकन स्किन जो होगा वो एक तरह से इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल टू पैथोजेंस। किसी भी पैथोजन की एंट्री को डायरेक्टली रोक देगा, जो आपके पूरे शरीर पे स्किन है। इसके अलावा स्किन में जो स्किन का सरफेस है, इस पर कई सारे यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि स्किन आल्सो हैज़ हार्मलेस पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स। हमको थोड़ा सेंटेंस सही लिखना था, हार्मलेस माइक्रोब्स पॉपुलेशन होता है स्किन पे। और ये जो हार्मलेस माइक्रोब्स होते हैं ये एक्चुअल में इनहिबिट करते हैं, दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, राइट। तो इस तरह से स्किन हमको प्रोटेक्ट करता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस में आएगा। राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बोल के लिख रहा हूँ तो आप स्पेलिंग सही लिखिएगा। स्किन होगा, अगर बात करें इसमें कि इसके अलावा और कौन सा पार्ट है जो फिज़िकल बैरियर में आता है, तो वो होता है म्यूकस एपिथेलियम, ठीक है। तो नंबर 2 आपका जो है, दिस इज़ द म्यूकोजल एपिथेलियम, ठीक है। नंबर 1 आपका स्किन हो गया फिज़िकल बैरियर में, दूसरा हो गया म्यूकोजल एपिथेलियम। तो म्यूकोजल एपिथेलियम क्या है? ठीक है, हमारी बॉडी में है ना, सर्टेन
बॉडी पार्ट्स, हमारी बॉडी के सर्टेन पार्ट्स में आपको म्यूकस इपिथीलियम मिल जाएगी। ठीक है, अब म्यूकस इपिथीलियम क्या सिक्रीट करती है भाई? ये सिक्रीट करेगी म्यूकस का। तो म्यूकस क्या होता है? स्टिकी नेचर में होता है, चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से ये डस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, चिपका लेता है, जिससे वो शरीर के अंदरी भाग में या इंटरनल पार्ट में नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो म्यूकस को केमिकली तो हम लोग म्यूको पॉलीसेकेराइड्स के नाम से जानते हैं, है ना, म्यूको पॉलीसेकेराइड, राइट। और अब ये म्यूकस पाया कहाँ कहाँ जाता है हमारे शरीर? तो अगर लोकेशन की बात करें म्यूकस एपिथेलियम की, तो एक तो पाया जाता है जीआई ट्रैक्ट में ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारा जो होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वहाँ पे पाया जाता है, जिसे शॉर्ट में जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरा हमारा ये पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, नाक में, पीछे फेरिंग्स और ब्रोंकाई में, ब्रोंकस में। इसके अलावा यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में, वहाँ पे ये म्यूकस का लेयर पाया जाता है जो म्यूकस का सिक्रीशन करता है। हालांकि इन सबको हम लोग कलेक्टिवली एक शब्द दे देते हैं जो पीछे भी मैंने लिखा हुआ था, MALT, माल्ट। माल्ट मतलब म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, राइट। तो ये हो गए फिज़िकल बैरियर हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के। अब आगे आते हैं, इसके बाद फिज़िकल बैरियर के बाद हमारा आ जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो नंबर 2 आ गया फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी का दूसरा बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में ज़्यादातर बॉडी के डिफरेंट सिक्रीशन की बात होती है, और ये सिक्रीशन एंजाइम के रूप में हो सकते हैं, एसिड के रूप में हो सकते हैं, जो बॉडी में प्रवेश करने वाले, इंटर करने वाले पैथोजेंस को, हार्मफुल माइक्रोब्स को किसी तरह से किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग पहले नंबर 1 पे पढ़ते हैं। नंबर 1 यहाँ पे हम लोग देखते हैं एंजाइम्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे एंजाइम में आए तो बहुत सारे एंजाइम है, लेकिन एक मैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसकी बात करता हूँ, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम एंजाइम इज़ द बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम, ठीक है। कैसे एंजाइम है? बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है, बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है। और ये एंजाइम, तो ये बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है, और ये एक तरह से बैक्टीरिया को किल कर देता है, उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है। तो जो लाइसोजाइम है ये हमारे टीयर्स में, है ना, आंसुओं में, इसके अलावा ये हमारे सलाइवा में, ठीक है, सलाइवा में मौजूद होता है। तो आँखों में होने वाला अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या खाने में है और सलाइवा में मिक्सिंग हो जा रही है, सलाइवा की तो वैसे भी मिक्सिंग होगी खाने के साथ, तो सलाइवा में मौजूद जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया को मार देगा। तो टीयर आप पढ़े होंगे कि इसके लिए लैक्रीमल ग्लैंड होती हैं, LACRIMAL, लैक्रीमल ग्लैंड, वहाँ से इसका सिक्रीशन होता है। और सलाइवा का सिक्रीशन सलेवरी ग्लैंड से होता है ना। तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया जाता था 11th में, तो सलेवरी ग्लैंड के बारे में बताया था। अब तो वो सिलेबस ही हट गया है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। जैसे सलेवरी ग्लैंड मैं बोल दे रहा हूँ, एक पैरोटिड है, 6 होती हैं टोटल, लेफ़्ट और राइट साइड में अगर देखा जाए तो 3-3 के कॉम्बिनेशन में होती हैं। 2 पैरोटिड ग्लैंड होती है, 2 सबलिंगुअल ग्लैंड होती हैं, और 2 आई थिंक मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो
ये सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशन, फिलहाल सिक्रीशन पे बात करते हैं। तो सलाइवा है और टीयर्स है, और इसमें क्या मौजूद है, ये लाइसोजाइम एंजाइम मौजूद होता है, जो कि एक बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है और ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब दूसरे कंपोनेंट की बात करें जो कि फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है, तो वो हमारा यहाँ पर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दिस एसिड इज रिलीजेज फ्रॉम पेराइटल सेल, राइट। कहाँ से रिलीज होता है, पेराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। गैस्ट्रिक जो स्टमक में ग्लैंड पाई जाती हैं, स्टमक की वॉल पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक। तो अब चूँकि एसिड है तो जाहिर सी बात है कि भाई ये अगर खाने के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह या कोई पैथोजन पेट में पहुंच रहा है, स्टमक में पहुंच जा रहा है, तो ये सेल क्या करेगा, उसे मार देगा। इसके अपने अलग रोल हैं कि ये इनएक्टिव पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करता है, इसके अलावा मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम, और भी कई सारे रोल। लेकिन एक रोल जो यहाँ इम्यून सिस्टम के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी के रिगार्डिंग, उसमें ये हो गया HCl का फंक्शन, है ना। तीसरा बात अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो उसके अलावा सीबम है, सीबम और वैक्स सिक्रीशन इन ईयर बाई सीबेसियस ग्लैंड। हमारे कान के अंदर जो गंदगी अक्सर जमा हो जाती है, इसको खूट कहते हैं हम लोग हिंदी में, तो वहाँ पर वैक्स की वजह से होता है। ये वैक्स या सीबम का जो सिक्रीशन होता है, ये क्या करता है, कान में इंटर करने वाले डस्ट पार्टिकल और पैथोजन को ट्रैप कर लेता है, जिससे कान में इन्फेक्शन कम होता है, या कान के सहारे जो इन्फेक्शन अंदरूनी भाग में शरीर के हो सकता है वो नहीं हो सकता है ना, नहीं हो पाता है, सॉरी। तो फोर्थ पे आते हैं, तो इसमें स्वेट आ जाएगा। स्वेट भी हो गया, स्वेट हमारे स्वेट ग्लैंड से रिलीज़ होता है, सॉल्टी नेचर में, सॉल्ट इसमें मौजूद होता है। तो ये, और मेरे ख्याल से और तो कोई सिक्रीशन मैं नहीं भूल रहा हूँ। सीबम हो गया, स्वेट हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, एंजाइम हो गया। हाँ, एक और यहाँ पर बाइल की भी बात कर लेते हैं। तो स्वेट ग्लैंड से आता है, स्वेट ग्लैंड से एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इवन लेक्रीमल ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड भी हमारी एक्सोक्राइन में ही आएंगी। स्वेट ग्लैंड स्किन पे ओपन होती हैं। उसके अलावा बाइल जो है ये सॉल्ट कंटेन करता है। इसके अलावा इसमें कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं। ये पिगमेंट्स हमारे कौन कौन से होंगे, एक तो बिलीरुबिन हो गया और दूसरा बिलीवर्डिन हो गया, बिलीवर्डिन, है ना। तो ये भी प्रोटेक्शन के तौर पे काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। तो तीसरा कंपोनेंट जो बैरियर थे, उन फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर तो उन्होंने देख लिया। तीसरा हमारा हो गया सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर में जो नॉर्मली ब्लड सेल्स हैं, RBC को और प्लेटलेट्स को छोड़ दिया जाए, तो जो ब्लड सेल्स हैं इनमें एक तो नेचुरल किलर सेल हैं, NK सेल मतलब नेचुरल किलर सेल। इसके अलावा अदर WBCs हैं। WBCs में भी आप पढ़ते हैं, दो कैटेगरी आपको मिलती है। एक होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स, है ना। तो एक ग्रेनुलोसाइट्स में हम लोग अगेन दो कैटेगरी पढ़ते हैं। एक तो हमारी होती है लिम्फोसाइट्स और दूसरी हमारी होती है मोनोसाइट्स, ठीक है। एक लिम्फोसाइट हो गई, दूसरी कौन सी हो गई और लिम्फोसाइट्स में भी दो कैटेगरी हम लोग देखते हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट का। ग्रेनुलोसाइट का अगर हम लोग बात करें तो ग्रेनुलोसाइट में आपको एक तो न्यूट्रोफिल मिलता है। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल हैं और फैगोसिटिक इन नेचर होती हैं। इसके अलावा बेसोफिल जो कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन का सिक्रीशन करती हैं। और देन इसोनोफिल हैं, या जिनको हम लोग एसिडोफिल भी कहते हैं, ठीक है।
इवन मोनोसाइट भी फैगोसिटिक करती हैं, फैगोसाइटोस सेल है ना, फैगोसाइटोसिस करती हैं। और न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटोसिस करती हैं। बेसोफिल सिक्रीट करती हैं हिस्टामिन का और सेरोटोनिन का, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, एसिडिक ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द ग्रेनुलोसाइट। आपकी एनसीईआरटी में एक वर्ड मिलेगा लिखा हुआ PMNL, है ना, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड सेल्स, ठीक है, पूरा नाम इसका लिखा होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये सेल्स हैं, इन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है ये डिफरेंट शेप का होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है हमारी WBC, यहाँ पे ये न्यूक्लियस जो है ये लूप्ड में है ना, एक ही न्यूक्लियस लेकिन इसके 3 लूप दिख रहे हैं आपको ना, एक लूप हो गया, दूसरा लूप हो गया, तीसरा, तो ये ट्राई लूप्ड हो गई। ये कैसी हो गई, ट्राई लूप्ड। वहीं पे दूसरी हमारी WBC है, सपोज करते हैं इसका जो न्यूक्लियस है ये बीन शेप्ड है ना, कैसा है, बीन शेप्ड है। तो अलग अलग शेप में आपको न्यूक्लियस मिलता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। तो जितनी भी WBCs हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हालांकि RBC में नहीं होगा, इवन NK सेल में भी प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये जो भी सेल्स हैं, खास करके ब्लड सेल्स की अगर हम लोग बात करें, तो जो भी ब्लड सेल्स हैं वो हमारे बोन मैरो के अंदर बनती हैं। तो ये सारी ही सेल्स कहाँ बनती हैं, हमारे बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। वहाँ पर हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। इन हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ज़्यादातर सेल क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं। B सेल और T सेल थोड़ा अलग तरीके से फाइट करती है पैथोजन से, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में ये इन्वॉल्व होती हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब स्पेसिफिक इम्यूनिटी को पढ़ेंगे, राइट। तो फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो 3 बैरियर हो गए, अब चौथे बैरियर की बात कर लेते हैं। तो हमारा 4th नंबर पे आएगा साइटोकाइंस बैरियर, ठीक है। तो व्हाट आर द साइटोकाइंस एक्चुअली आप बोल सकते हैं दे आर द सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और दे आर केमिकली प्रोटीन्स। नेचर क्या है इनका, प्रोटीन होता है, राइट, ठीक है। तो साइटोकाइनेंस को अगेन रिपीट कर देता हूँ कि क्या है, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, रासायनिक यानी केमिकल रूप से ये प्रोटीन्स होते हैं, और हमारी बुक में इनका नाम इंटरफेरॉन्स दिया हुआ है। ये इंटरफेरॉन्स वायरस इन्फेक्टेड सेल के थ्रू रिलीज़ किए जाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं ऐसी सेल्स को जिसमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, राइट। अब हम लोग आते हैं दूसरा पार्ट पे, जो हमारा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। अब एक्वायर इम्यूनिटी क्या है, मतलब जिसे एडेप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो एक्वायर इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जब आपको किसी पैथोजन से आपकी बॉडी इन्फेक्ट हो रही है, ठीक है, और फिर आपकी बॉडी क्या करती है, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है। दिस इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी स्पेसिफिक होगी, पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनेगा। तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक तो स्पेसिफिसिटी, याद रखिएगा, स्पेसिफिक होगी। दूसरी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेमोराइजेशन, ये याद रखती है, ये इम्यूनिटी याद रखती है कि किसने आपको इन्फेक्ट किया था, कब इन्फेक्ट किया था, उससे कैसे फ़ाइट करना है, पहली बार हम कैसे फ़ाइट किए थे, और फिर से अगर इन्फेक्शन होगा तो कितना बेहतर तरीके से फ़ाइट करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो इसमें स्पेसिफिक कंडीशन होता है, दूसरा इसमें मेमोरी पाई जाती है, मेमोराइजेशन पाया जाता है।
इसके पहले आप जो पढ़ रहे थे नेटिव इम्यूनिटी, वहाँ पे कोई मेमोराइजेशन नहीं, स्किन कोई मेमोराइजेशन नहीं रख रही है सारी चीज़ें, जो सिक्रीशन है वो कोई मेमोराइजेशन नहीं रख रहा है, ना HCl रख रहा है, ना साइटोकाइन। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो मेमोराइजेशन रखते हैं, चाहे वो B सेल हो या T सेल हो, राइट। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, एक फ्रेश पेज पे हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि ये एक मैं आपके बुक में जो दिया उसी से समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपके शरीर में मान लीजिए कि ये हमारा शरीर है ना, ये हमारा शरीर है और हमारे शरीर में एक इस तरह से वायरस इंटर कर रहा है। तो शरीर क्या करेगा, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, है ना। क्या हुआ, एक शरीर में हमारे वायरस इंटर किया, सपोज़ करते हैं वायरस इंटर किया, तो हमारा शरीर क्या करता है, इसके प्रति एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। क्या बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। अब एंटीबॉडी कोई भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G एंटीबॉडी बना, राइट। अब सेम वायरस फिर से इन्फेक्ट करता है भविष्य में, 2 साल 3 साल 6 महीने बाद 5 महीने बाद फिर से इन्फेक्ट करता है, तो हमारा शरीर इस बार फिर एंटीबॉडी बनाएगा, सेम एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी, IgG। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस बार जो एंटीबॉडी बन रहा है इसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा है ना। भाई यहाँ पर जो एंटीबॉडी बना है तो यहाँ पे एंटीबॉडी की मात्रा क्या है, लेस है, यहाँ पर क्या है, मोर है। वायरस सेम है, सेम वायरस आ रहा है ना। तो एंटीबॉडी का अमाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत कम है। तो जो पहला आपने रिस्पॉन्स दिया, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा रिस्पॉन्स जो आपने दिया, दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। वायरस सेम है, एंटीबॉडी भी सेम बन रहा है, लेकिन दूसरी बार जब ये इन्फेक्ट कर रहा है सेकेंड टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम सेम वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है शरीर में, तो इस बार एंटीबॉडी की मात्रा ज़्यादा बढ़ी। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू मेमोराइजेशन, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी का जो कंपोनेंट है वो मेमोराइज कर ले रहा है और सेकेंड टाइम और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से और ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी बनाता है, और ये हाईली इंटेंस रिस्पॉन्स होगा, अधिक प्रभावी रिस्पॉन्स होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेमोराइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिसिटी की, अगर IgG बना था तो IgG भी इस बार बनेगा, है ना। अगर यहाँ पे IgG और IgM दोनों बने थे तो दोनों बनेंगे, उतनी ही अमाउंट में बनेंगे, सॉरी सेकेंड टाइम जो बनेंगे ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे, राइट। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया स्पेसिफिक इम्यूनिटी का या एक्वायर इम्यूनिटी का। आगे के वीडियोस में हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट या कोई लैंग्वेज में या बोलने में कोई दिक्कत हो रहा होगा, मतलब समझने में दिक्कत हो रहा होगा, बोलने में नहीं, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बताइएगा या कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिए, और इसको शेयर कीजिए अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी, ताकि वो भी लाइव आ सकें। मैं कोशिश करता हूँ कि संडे को या छुट्टियों में लाइव आऊँ और कुछ टॉपिक को क्लियर कर लूँ। हालांकि रोज़ पॉसिबल नहीं है लाइव आना। तो मिलते हैं फिर आगे के वीडियोस में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।